नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक निबंध व नाटक तथा एकांकी जो आपका सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें अब हम आज एकांकी के जो किताब है आपकी एकांकी जो पुस्तक है उससे पाठों को अब लेंगे। अब तो आज पहला पाठ है प्यारे विद्यार्थियों नया पुराना, और नया पुराना जो एकांकी है ये सब एकांकी संग्रह है, तो एकांकी वाले पाठ है ये। तो एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क जी की ये पाठ है प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी है नया पुराना। पात्र परिचय प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिए। इस प्यारे विद्यार्थियों इससे पहले जो है आप घर पर इस आपके पास जो पुस्तक पड़ी है एकांकी संग्रह, तो उसमें आप शुरू के जो 10 पेज हैं उनको आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपके वैसे तो मैंने इसमें प्रश्न है वो करवा दिए हैं, फिर भी आप इसमें एकांकी के तत्व वगैरह वो सब इसमें दिए हुए हैं, तो उनको आपको ठीक से पढ़ना है। और अब हम जो है आज हम लेते हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी की एकांकी नया पुराना। जो साहित्यकार उपेंद्र नाथ अस्क जी है वो उनकी यात्रा उर्दू लेखन से प्रारंभ मानी जाती है, और प्रथम बार सन 1935 में इनका हिंदी लेखन प्रकाश में आया, और इसके अनुभव जो है इनके अनुभव और साहित्य लेखन की परिधि अत्यंत व्यापक है। उनके अस्क जी के कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये इनके विशेष जो है एकांकी माने जाते हैं। और इनके एकांकियों पर पाश्चात्य जो शिल्प विधि है इनका प्रभाव दिखता है। तो ठीक है, ये आप पढ़ लेना ठीक से किताब से। आपका जो चरवाहा संग्रह है वो हिंदी की एकांकी विधा में नवीन प्रयोग है, और देवताओं की छाया में जो संकलित एकांकी जीवन के संघर्षों और द्वंद्वों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। और शोषित वर्ग की वेदना है, कलुषित वर्ग भेद है, घुटन है, वर्ग वैषम्य है, और इस प्रकार की जो पीड़ा को यहाँ पर प्रभावी रूप से अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अस्क जी की जो एकांकी है सभी दृष्टियों से परिपक्व है और अभिनय कला के गुणों से परिपूर्ण है। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ाया। अब नया पुराना जो आपका एकांकी है अस्क जी की, तो इसमें हिंदी के अग्रणीय लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी ने हिंदी नाटक को नए आयाम दिए हैं। उनके नाटकों और एकांकियों में नए पुराने का द्वंद्व बहुत तार्किकता के साथ व्यक्त हुआ है। ठीक है, नए पुराने जो द्वंद्व है, संघर्ष है, खींचतान है, उनको बड़ी तार्किकता के साथ में यहाँ पर व्यक्त किया है। नया पुराना एकांकी भी इसी द्वंद्व को रेखांकित करते हैं। तो ये नया पुराना है वो जो है एक तरह से द्वंद्वात्मक जो है भाव से युक्त रचना है, एकांकी है। और कुछ मित्र एक यथार्थवादी नाटक खेलना चाहते हैं। इसमें देखो मूल बात क्या है कि कुछ दोस्त हैं वो मिलकर के एक यथार्थवादी नाटक खेलना चाहते हैं, और नाटक के कथानक की खोज में एक आदर्शवादी पात्र देवचंद की कल्पना करते हैं। यानी कुछ लोग हैं जो प्यारे विद्यार्थियों मित्र है, वो मित्र मंडली एक नाटक खेलना चाहते हैं। मित्र मंडली क्या करना चाहती है? एक नाटक, और वो नाटक भी कैसा? यथार्थवादी। उस यथार्थवादी नाटक में वह किसी एक ऐसे पात्र को जो आदर्शवादी पात्र हो, क्या हो? आदर्शवादी पात्र हो, इसका नाम वे देवचंद रखना चाहते हैं, या देवचंद के रूप में भूमिका निभाने की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ आदर्श को लेकर के, जैसे वो देवचंद है वो कुछ आदर्शों को लेकर के जी रहा है उस समय। एक सामान्य शिक्षक है, वो क्या है? देवचंद क्या है? एक सामान्य शिक्षक है, टीचर है, वो सामान्य शिक्षक है इस एकांकी में, इस पात्र के रूप में, जो कि आदर्शों को लेकर के अपने जीवन जीता है। ईमानदार है, वो कैसा है? ईमानदार है और निष्ठावान है। ठीक है, ये इसके बारे में एक तरह से विशेषता हो गई देवचंद के बारे में। ये देवचंद आदर्श पात्र है इस एकांकी का। किस एकांकी का? नया पुराना।
उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा है जिसको छात्रा लिली की माँ उस पर विश्वास करके देवचंद के पास 60,000 के जेवर बतौर अमानत रख देती है। ठीक है, तो एक लिली की माँ और है इसमें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ लिली की माँ। लिली की माँ है वो किस पर विश्वास करती है? इन टीचर देवचंद पर, जो गुरुजी है, शिक्षक हैं। तो इनकी माँ है लिली की माँ, वह इन पर विश्वास करके 60,000 रुपये के गहने अमानत के तौर पर रखती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये इसकी मूल जो भाव समझते आप रहिए। देवचंद के पास 60,000 रुपये जो है जेवर, 60,000 रुपये नहीं है, 60,000 के गहने हैं, जेवर हैं। ठीक है, तो वो गहने या जेवर है वो रखती है। उसका मित्र रविदत्त, ये रविदत्त क्या है? देवचंद का मित्र, जो टीचर है, शिक्षक है, उसका मित्र है रविदत्त। वो रविदत्त है, उससे अपनी पत्नी के लिए देवचंद से रानी हार मांगता है। ये अपनी पत्नी के लिए देवचंद से क्या मांगता है? रानी हार, रानी हार मांगता है। और ये रानी हार किसका है? ये रानी हार किसका है प्यारे विद्यार्थियों? समझ में आ गया होगा आपको। ये रानी हार लीला की माँ का है, और लीला की माँ ने विश्वास करके किसको दिया? देवचंद को दिया। किस लिए? ऐसे अमानत के तौर पर। देखिए आगे इसके बारे में पूरे विवरण हम पढ़ेंगे। तो देवचंद बिना लिली की माँ के पूछे वह हार नहीं देता है, और लिली की माँ को देवचंद पर विश्वास है, पर देवचंद की पत्नी उन दोनों के संबंधों को लेकर उन पर शक करती है। देवचंद को ऐसा लगता है कि उसकी, देवचंद की जो पत्नी है वह, देवचंद की जो पत्नी है वह लिली की माँ के साथ कोई जैसे कोई संबंध न हो, इस प्रकार से शक करती है, उसको विश्वास नहीं है। देवचंद रविदत्त से रानी हार वापस मांगता है, तो रविदत्त उसे सलाह देता है कि वह गहने लौटाए ही नहीं, यानी रविदत्त को दे देता है वो बाद में हार। और जब वह रविदत्त से वापस हार मांगता है देवचंद, किसका हार था? लीला की माँ का, लिली की माँ का। तो वह रविदत्त उसको क्या सलाह देता है कि वह गहने दे ही ना, क्योंकि तुमने कहीं लिखा पढ़ी तो कहीं की नहीं है, तो इसीलिए ये गहने मत लौटाओ, खुद ही खा जाए, यानी हजम कर दो, मत दो उसको। पर देवचंद का मन इस बात इसे स्वीकारता नहीं है। वह अपनी पत्नी की मदद से रविदत्त की पत्नी से हार ले लेता है। देवचंद अपनी पत्नी की मदद से जो है हार ले लेता है, और वह सारे गहने वापस करने के लिए लिली की माँ को बुलाता है। वह ये भी बहाने करता है कि उसका खुद का मन बेईमान है और गहने लौटा देता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात आती है। यही लेखक चुपचाप बैठे व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है जो अचल बैठा है, चुपचाप बैठा है, वह उसके माध्यम से सवाल उठाता है एकांकीकार कि नाटक यथार्थवादी नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में ये ईमानदारी आडंबर लगती है। आज के ज़माने में ऐसा व्यक्ति, देवचंद जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, तो ये बात आडंबरवादी लगती है। प्राचीनता का इसमें एक तरह से प्राचीनता इसमें है, वो लग रही है, क्योंकि आज के ज़माने में ये जो ईमानदारी वो आडंबर है। आधुनिक समय का तकाजा तो यही है कि हाथ में आया माल हजम करना चाहिए, यानी आज का समय यह है कि किसी के पराये माल मिल गया, किसी के रुपये गहने अगर मिल गए तो उसको फिर जाने नहीं देना चाहिए, हाथ में आया माल हजम कर लिया जाए। पर क्या प्रश्न उठाता है एकांकीकार कि क्या ये जीवन इस यथार्थ से कुछ उन्नत हो पाएगा? क्या ये वास्तव में आज का जो यथार्थ है, क्या इससे उन्नत हो पाएंगे, ऊंचे उठ पाएंगे? अस्क जी यही सवाल छोड़ जाते हैं। पुराने मूल्यों को बलि दे करके, पुराने जो मूल्य हैं, ईमानदारी, अच्छे अच्छे जो संस्कार हैं, उनकी बलि देकर नए को स्वीकार क्या अर्थ रखता है इसमें? अगर हम आज के समय में की बात करें या पुराने समय की बात करें, तो दोनों में जो है, दोनों को अगर स्वीकार का क्या अर्थ लगता है? तो एकांकी बड़ी रोचक है और संदेशपूर्ण है, संदेश देने वाली है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी सी एकांकी को हम पढ़ लेते हैं और इसके बारे में आप पूरी जानकारी
जो है समझ में आ गई होगी इसके भाव क्या कहना चाहते हैं, कौन कौन है पात्र। तो पात्र देवचंद है, प्रतिभा है, रविदत्त है, बाबी है, कमल और अचल। अचल जो बैठा व्यक्ति है जो अंत में एकांकिकार उससे प्रश्न करता है, तो वो चीज़ है। देखिए अब जिस कमरे में पर्दा उठता है, जहाँ पर रंगमंच दिखाया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, आपको कल्पना करनी है रंगमंच दिख रहा है और आप उसमें दर्शक बन करके बैठे हैं। अब देखिए आपको क्या क्या समझना है कि जिस कमरे में पर्दा उठता है उसमें दाएं बाएं 2 दरवाजे हैं। इस प्रकार का यहाँ पर सीन या दृश्य दिखाया जा रहा है उस रंगमंच पर। दाएं बाएं 2 दरवाजे हैं। दाईं दीवार का दरवाज़ा काफ़ी परे है, थोड़ा दूर है और मकान के बाहर दूसरे हिस्से को जाता है। बाईं दीवार का दरवाज़ा परे कोने में है, एक छोटी सी कोठरी को जाता है। इस प्रकार का वहाँ पर जो है साज सज्जा की गई है, यूँ अंग्रेजी में बोले तो बैकग्राउंड तैयार किया गया है। और इस पर गहरे मूंगिया रंग का पर्दा है, मूंगिया रंग का, मूंग के से रंग का, और जिसका रंग प्रातः के दुधल के स्याह दिखाई देता है, यानी सुबह के समय जब सूर्योदय होता है उससे पहले जिस स्याह रंग दिखता है, थोड़ा थोड़ा कालीमा युक्त, नीलिमा युक्त, ऐसा रंग। सामने की दीवार में 2 खिड़कियां हैं जिनके किवाड़ों में शीशे लगे हुए हैं। टीवी की तरह आपको देखना है, समझ में करना आपको। इस प्रकार का दृश्य दिखाया जा रहा है। दाईं ओर के दरवाजे के साथ परे को अंगीठी है और इस अंगीठी के परे एक अलमारी है जिसका एक पट खुला हुआ है। अलमारी है और अलमारी का एक किवाड़ है वो खुला हुआ है और इसमें करीने से यानी व्यवस्थित रूप से कपड़ों की तहें साफ दिखाई दे रही है। बड़ी उसमें दिखाया जा रहा है कि एक अलमारी है, अलमारी में एक गेट, उसका दरवाज़ा थोड़ा खुला है और उसमें करीने से यानी व्यवस्थित रूप से कपड़े हैं वो रखे हुए हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। बाईं दीवार में आनंद कोठरी को जाने वाले दरवाजे से इस ओर एक अलमारी है। बाईं दीवार में आनंद कोठरी को जाने वाले दरवाजे की इस ओर एक अलमारी है जिसमें ताला पड़ा है, जिसमें एक अलमारी है उसमें ताला पड़ा। अब देखिए पर्दा उठते समय कमरे में एक अव्यवस्था सी दिखाई देती है। जैसे ही पर्दा उठता है रंगमंच का तो वहाँ पर अब क्या दृश्य दिखता है कि पर्दा उठते ही कमरे में एक अव्यवस्था सी दिखाई देती है। अंगीठी की चीज़ें भी अस्त व्यस्त पड़ी है, उस पर कपड़े रखे हुए हैं। अंगीठी वो जलाने वाली नहीं है, ठीक है, तो उस पर अस्त व्यस्त अंगीठी की चीज़ें भी अस्त व्यस्त पड़ी है और खूंटियों के कपड़े यूं ही एक दूसरे के ऊपर टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्श पर 1-2 कपड़े बेतरतीबी से, यानी बेतरतीबी का मतलब अव्यवस्थित रूप से बिखरे पड़े दिखाई देते हैं। खिड़की के पास एक व्यक्ति आराम से कुर्सी पर चुपचाप पड़ा है। यह दृश्य देख रहा है प्यारे विद्यार्थियों, आपको कल्पना करनी है, दृश्य देखना, आपको इस प्रकार से समझना, बहुत सरलता रहेगी आपको। तो खिड़की के पास एक व्यक्ति है जो आराम कुर्सी पर, आराम कुर्सी है, आराम कुर्सी जो एक से कुर्सी साधारण कुर्सी की तरह ही होती है लेकिन उसमें थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड थोड़ा लंबा होता है इसे ये, और इस प्रकार से आराम जो कुर्सी उसको बोलते हैं उसके ऊपर, तो यूं इस प्रकार से ये आराम कुर्सी जिस पर ऐसे लेटे हुए से लगते हैं, आराम की तरह उसको लगता है। तो ऐसे आराम कुर्सी पर वो बैठे हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। चूंकि वह कोई हरकत नहीं करता है, वह जो व्यक्ति आराम कुर्सी पर चुपचाप पड़ा है वह कोई हरकत नहीं कर रहा है। उस कोने पर अपेक्षाकृत थोड़ा अंधेरा है, इसीलिए पहली बार देखने पर वह नज़र भी नहीं आता। थोड़ा अंधेरा इस कारण से वह व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बार ध्यान से देखने पर मालूम पड़ता है कि उसने एक कॉलर की कमीज और पतलून पहनी है। पतलून यानी पैंट जो होती है उसको वह पहन रखी है। टिपाई के बाईं ओर देवचंद परेशान सा बैठा है। देवचंद बड़ा परेशान है। जाहिर है उसने अभी तक स्नान आदि नहीं किया है, उससे पता चलता है कि उसने स्नान नहीं किया है अभी। रविदत्त यद्यपि दुकान पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। रविदत्त जो उसका मित्र है देवचंद का, तो वह एकदम अपनी दुकान है उसकी, तो उस दुकान पर जाने के लिए तैयार है। तो भी अभी तक उसने बाल नहीं बनाए हैं, यानी संवारे नहीं हैं। नहाया तो है लेकिन बाल नहीं संवारे हैं। शायद उनके मध्य अचानक आरंभ हो जाने वाले कटु प्रसंग ने इस बात का अवसर ही नहीं दिया। अब देखिए समय क्या है, 6:30 बजे सुबह। समय क्या है, समय है 6:30 बजे, ठीक है। दोनों
6:30 बजे हैं, सुबह का समय है, सुबह का समय। अब देखिए क्या होता है, स्थान देखिए, अब देखिए वहाँ पर अब रंगमंच पर किस प्रकार से ये दृश्य दिखाया जा रहा है। स्थान है देवचंद के मकान का कमरा। रविदत्त एक हाथ में शीशा और दूसरे में कंघी थामे हुए हैं और ऐसे लेकर के ये इस प्रकार से ये दृश्य वहाँ पर दिखाया जा रहा है। रविदत्त जो मित्र है देवचंद का, वह हाथ में शीशा और दूसरे कंघी थामे हुए। मैं कहता हूँ दबा जाओ सब, फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा। फिर अपने बाल बनाने में लग जाता है देवचंद आश्चर्य और क्रोध से। रविदत्त कहता है, रविदत्त है वो अब कह रहा है कि बाल बनाना छोड़ करके, अरे तुम तो पागल हो, 50-60 हजार के गहने कोई मामूली बात न चीज़ नहीं है, जीवन में ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। और फिर वह बाल बनाने लग जाता है। फिर देवचंद कहता है लेकिन वह तो अमानत है, और उठकर बेचैनी से इधर उधर घूमता है, बेचैनी से इधर उधर घूमता है कि ये क्या कह रहा है मेरा मित्र। फिर देखिए कि क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों। रविदत्त बाल बनाना छोड़कर, अमानत है तो क्या, इस समय तो वह तुम्हारे ही कब्जे में है। ये किस बात कही जा रही है, वो लिली की माँ ने जो जेवर दिए हैं, किसको दिए हैं, देवचंद को। और उसका मित्र रविदत्त ये कहना चाहता है कि तू इन जेवरों को खा जा मन हजम कर जा, मत दे, वापस उसको मत देना नहीं है, ये आप हड़प जाओ। तो इस प्रकार से इस द्वंद्व यहाँ पर हो रहा है देवचंद के मन में कि अब क्या करूँ। तो रविदत्त देखो क्या करते हैं कि अमानत है तो क्या हुआ, इस समय तो वह सब तुम्हारे कब्जे में है, और फिर कोई लिखा पढ़ी भी नहीं हुई है, रसीद पर्ची भी नहीं है, गवाह शहादत भी नहीं है। मैं कहता हूँ बस पी जाओ। और हंसता है कि पी जाओ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये लिखा पढ़ी भी नहीं है, रसीद भी नहीं है, पर्ची भी नहीं है, तो अपने उसके पास कोई सबूत नहीं है लिली की माँ के पास कि उसने आपको गहने दिए हैं। फिर बाल बनाने लग जाता है, ये दृश्य दिखाया जा रहा है। देवचंद कहता है लेकिन ये तो धोखा है, कपट है, क्योंकि देवचंद आदर्श पात्र है, यथार्थवादी पात्र जो है, निष्ठावान ईमानदार पात्र है। तो देवचंद कहता है लेकिन ये तो धोखा है, कपट है, और वह फिर घूमने लग जाता है। रविदत्त फिर बाल बनाना छोड़ करके, अरे दुनिया में कौन धोखा नहीं करता, और ये बड़े बड़े साम्राज्य, ये बड़े बड़े राष्ट्र, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े व्यापार सब क्या छल कपट पर नहीं चलते। बड़े बड़े नेताओं और विजेताओं की सफलता और ख्याति की नींव क्या कपट और छल पर नहीं होती। रात दिन तुम इस नरकीय स्कूल में झक करते रहते हो, मेहनत करते हो, मरते हो, आंखें और दिमाग फोड़ते हो। ये बात कह रहे हैं कौन, रविदत्त। दिमाग फोड़ते हो, और इन सारे श्रम के बदले तुम क्या पाते हो, इज्जत और आराम की रोटी भी तुम्हें प्राप्त नहीं होती, ठीक तरह से खा पी तो नहीं सकते। मैं कहता हूँ बस पी जाओ। दुनिया में धोखा वही है जो उसकी आँखों से छिपाया न जा सके। और इस तरह से वह कंघी वह फिर से बाल पर लगा लेता है, यानी बाल बनाने लग जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर रविदत्त है उसका मित्र, वो तो आज के समय का है, और जबकि देवचंद है वो पुरानी परंपरा को निष्ठावान ईमानदार है। तो यहाँ पर वो उसको सिखा रहा है कि खा जाओ ये रुपये। देवचंद कहता है हैरान है कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी बात झूठी है, मन में विचार करता है। लेकिन मन की आंख, आत्मा की आंख, वो तो सब देखती है। फिर कुर्सी पर बैठ जाता है रविदत्त, फिर बाल बनाना छोड़कर की बात कहता है, अरे मन और आत्मा का ख्याल रखने वाले सदैव पिछड़ी पंक्तियों में खड़े रहते हैं, निचली घाटियों में गिरे रहते हैं। आगे बढ़ना है या ऊंचे उठना है तो उनके भाग्य में नहीं होता। ऐसे लोग कभी ऊंचे नहीं उठ सकते, उनके भाग्य में कुछ नहीं होता। देवचंद कहता है नहीं रविदत्त, ये अमानत है, अमानत में खयानत है, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अमानत में खयानत है, ऐसे मैं कपट नहीं कर सकता उसकी अमानत के साथ, उसके जेवरों के साथ मैं नहीं खा सकता, ये चीज़ें मेरे से नहीं होगी। रविदत्त हंसता है, अमानत में खयानत, तुम बिल्कुल भोले हो मित्र। दुनिया में हर बड़ा छोटे का, हर सबल निर्बल का, हर ऊंचा नीचे का माल छीनता है, उसकी अमानत में खयानत करता है, उसकी अमानत खा जाता है।
देवचंद यानी यहाँ पर वो कहना चाहता है कि आज के समय में कुछ भी ऐसा नहीं है। आजकल जो है हर जो बड़ा है छोटे का माल हड़प लेता है, जो सबल है मजबूत है वो निर्बल कमज़ोर का, या ऊंचा है वह नीचे का माल छीनता है। इस प्रकार से वह अमानत में खयानत करता रहता है। देवचंद अपने मन में लड़ते हुए नहीं 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 मेरा स्कूल, और वह उठ करके बेचैनी से घूमने लग जाता है। और फिर रविदत्त कहता है 60,000 रुपये से तुम ऐसे 10 स्कूल चला सकते हो। तुम्हें पता है इतने गहने, उस गहनों के रुपयों से 60,000 रुपयों से तुम ऐसे 10 स्कूल चला सकते हो। देवचंद रुक करके 12 वर्ष के परिश्रम और दयानतदारी से हासिल की गई मेरी प्रतिष्ठा, जो मैंने 12 वर्षों से ये ईमानदारी से जो प्रतिष्ठा इज्जत कमाई है उसका क्या करूं। रविदत्त कहता है, अब देखिए रविदत्त क्या कह रहा है, इस रुपये के बल पर सिर्फ 2 वर्षों में तुम इससे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो। अगर ये रुपये तुम ले लेगा, हड़प लेगा, तो तुम इन रुपयों से 2 ही वर्षों में इससे भी अधिक प्रतिष्ठित हो जाओगे। लोग तुम्हें समाज में सम्मान करेंगे। देवचंद दयानतदारी और इस तरह से मैं ये जो मेरी इज्जत है या जो है मैंने प्रतिष्ठा कमाई है उसका क्या। रविदत्त, अरे रुपये का दूसरा नाम ही दयानतदारी है। रुपया का दूसरा नाम क्या है? दयानतदारी है। और वह हंसता है। गरीब की दयानतदारी भी बद दयानती समझी जाती है, और गरीब की जो दयानतदारी है उसकी जो ईमानदारी है वह भी क्या है? बद दयानतवादी समझी जाती है। देवचंद बड़े अनूने के स्वर में बोलता है, तुम मुझे बहकाओ नहीं रवि, तुम मुझे बहकाओ नहीं, तुम रानी हार वापस दे दो। यानी वह रानी हार उसको दे चुका है। किसको? रविदत्त को। रवि केवल हंस कर के बाल बनाने लगता है, फिर रुक कर के, तुम नहीं जानते रवि, लिली की माँ ने मुझ पर कितना विश्वास किया। ये कौन कह रहा है? देवचंद कह रहे हैं। और इस बात पर कौन हंसता है? रवि हंस रहा है। और फिर वो देवचंद कह रहे हैं कि तुम नहीं जानते रवि, लिली की माँ ने मुझ पर कितना विश्वास किया। आखिर मेरी पोजीशन ही क्या है, मेरी क्या स्थिति है? मैं एक साधारण प्राइवेट स्कूल का मामूली प्रिंसिपल। और हंसता है, जिसे तुम मैनेजर भी कह सकते हो और टीचर भी कह सकते हो। सब काम करना पड़ता है मुझे, टीचर का भी मैनेजर का भी। और मेरे स्कूल में 150 लड़कियां पढ़ती है, माना, लेकिन 150 लड़कियों को पढ़ाने वाले स्कूल टीचर पर कौन इतना भरोसा कर सकता है? लिली की माँ ने किसी तरह का संकोच किए बिना विपद के समय यानी संकट के समय अपने 60,000 के गहने मेरे हवाले कर दिए। नहीं, मैं उसके विश्वास को खोना नहीं चाहता। फिर बेचैनी से वह कमरे में घूमता है। कौन? देवचंद। फिर देखिए रविदत्त कहता है, बाल आदि बनाकर शीशे और कंघी को तिपाई पर रखते हुए यहाँ पर दृश्य दिखाए जा रहे हैं। उसने कहता है कि उसने अपने सब गहने तुम्हारे हवाले करने से पहले करने में परले दर्जे की मूर्खता की। उसने अपने सब गहने तुम्हारे हवाले करने में परले दर्जे की मूर्खता की, और उन सब को फिर से वापस देकर तुम उससे भी बड़ी मूर्खता का सबूत दोगे कि वो तो मूर्ख थी कि उसने तुम्हें पैसे दिए, गहने दिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा मूर्ख तुम तब होगे जब तुम इन गहनों को वापस लौटा दोगे। तो ये इस प्रकार से वो अंगीठी से क्रीम लेकर मुंह पर मलता है। उस अलमारी से जो भी है साज सज्जा की जो सामग्री उसमें रखी हुई है, तो उसमें वह क्रीम को लेकर के मलता है। इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देवचंद उसके पास जाकर के कहता है, तुमने जब रानी हार मांगा था तो यही कहा था ना कि उससे पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम जो गहना चाहो अपने काम में ले सकते हो। लेकिन तुम्हें याद होगा मैंने उस समय भी यही उत्तर दिया था कि जिसकी अमानत है उसकी आज्ञा लिए बिना मैं गहनों को हाथ भी नहीं लगा सकता। पर उसका विश्वास तो देखो। उसने कहा, भाई साहब मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? मुझसे पूछने की ये बात कौन करे? लिली की माँ। कि भाई साहब मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी, सब गहने तो आप ही के पास है, जो चाहते उठा कर दे देते। फिर कमरे में घूमते हुए, ये सब क्यों हुआ? उसने मुझ पर क्यों इतना विश्वास कर लिया? तुम शायद नहीं समझ सकते। ये सब विश्वास, ये सब भरोसा मैंने 12 साल के कठिन परिश्रम से हासिल किया है। क्या तुम चाहते हो इतने परिश्रम से हासिल किए हुए विश्वास धन को, विश्वास रूपी ये जो धन है उसको मैं लोलुपता यानी लालच के कारण एक क्षण में गंवा दूं? जो मैंने इतने वर्षों से जो विश्वास रूपी धन हासिल किया है, क्या इसको इस लालच में ऐसे
ही गंवा दूं। रविदत्त कोट पहनता हुआ हंसता है। और किसका विश्वास और किसका भरोसा? अरे किसका विश्वास और किसका भरोसा? लिली की माँ सब गहने तुम्हें न देती तो क्या और क्या करती? यदि उसके पास गहने रहते तो उसका वह व्यसनी का अर्थ क्या होता है? जो लत, शराब इत्यादि का जो लत करने वाला हो, नशा करने वाला हो, उसको व्यसनी बोलते हैं। तो उसका पति, लिली की माँ का जो पति है वो क्या था? शराबी था। तो वह व्यसनी पति अब तक उन्हें कब तक ठिकाने लगा चुका था, यानी वह उन गहनों को बेच करके शराब पी जाता। उसने तुम्हें दे दिए, तुम्हारे पास इसके बचने की 100 में से 1 विश्वा तो आशा थी। उसको ये तो पता था कि इसमें से कम वहाँ तो बच जाएंगे, यानी तुम्हारे पास रहेंगे, देवचंद के पास रहेंगे तो वो गहने बच जाएंगे। उसके यहाँ तो इतनी भी न थी। ठीक है, अगर वह उस गहने उसके पास रहते तो लिली की माँ के पास अगर गहने रहते तो उसका पति कब का ही उन गहनों को जो है बेच देता। कमल कहता है, देवचंद लगभग चीख कर, कमल वह सिर फिरा लेखक उसकी संगति से तुम्हें इतना गिरा दिया है। कमल कहता है, ये बात कौन कहता है? कमल। अब कमल क्या है यहाँ पर? लेखक है एक। कमल जो है पात्र लेखक है, वो जो सिर फिरा है, उसका घुमा हुआ सिर है। सिर फिरा का मतलब होता है जिसका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता, ऐसा। तो उसने कहा, कमल ने कहा है। तो देवचंद जैसे कमल का नाम सुनता है तो वह बोलता है, कमल वह सिरफिरा लेखक उसकी संगति ने तुम्हें इतना गिरा दिया है कि आज तुम बददयानती को खूबी समझते हो। इस प्रकार से तुम अविश्वासी करने पर, कपट करने को तुम खूबी समझते हो। अच्छा ही समझते हो। हरि कृष्णा की दुकान से, ये देखो देवचंद बता रहे हैं कि हरि कृष्णा की दुकान से मैंने उसे 20 रुपये की किताबें लेकर दी थी। मैंने हरि कृष्ण की दुकान से उस कमल को 20 रुपये की किताब लेकर के दी। आज 1 साल होने को आ गया है, उसने 1 पैसा तक नहीं दी। दुकानदार के तकादों से नाक में दम आ गया। दुकानदार तो मुझे जानता था और पैसे उसने नहीं दिए, मेरे नाम से उसने किताबें ले ली, तो फिर दुकानदार तो मुझे ही कहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दुकानदार के तकादों से नाक में दम आ गया, परेशान हो गया। मैंने कमल से उसका हिसाब चुकाने के लिए कहा तो हंस करके बोला कि इन पूंजीपतियों के रुपये मार लेना अनुचित नहीं है। यानी वह कमल है, वो इससे भी जो है खाने वाला है रुपये किसी दूसरे के। तो वह हंस करके बोलता है कि इन पूंजीपतियों के रुपये मारना या उसको लेना अनुचित नहीं है। आखिर वे रुपये मुझे ही देने पड़े। देवचंद कहता है क्षमा करना। देवचंद कहता है कि ये रुपये फिर मुझे ही देने पड़े। छल कपट धोखा फरेब बददयानती बदमाशी जालसाजी हरे के लिए वह अपने प्रगतिशील फलसफे से कोई न कोई दलील निकाल देता है। या इस प्रकार से छल कपट धोखा फरेब बददयानती बदमाशी जालसाजी हरे के लिए वह अपने प्रगतिशील फलसफे से कोई न कोई दलील तर्क है वो निकाल लेता है। उसके ख्याल में मानव छली और कपटी के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे लोगों का मानना ये होता है कि मानव छली और कपटी होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। कमल प्रगतिशील नहीं, अप्रगतिशील है। कहने को तो अपने आप को प्रगतिशील लेखक मानता है, लेकिन वो प्रगतिशील नहीं है, अप्रगतिशील है। प्रगति के नाम पर कलंक है। ये कौन मानते हैं? देवचंद। फिर रविदत्त कहता है, कपड़ों की अलमारी से रुमाल ढूंढता है। इसे दिखाया गया कि कपड़ों की अलमारी से वो रुमाल ढूंढते हुए दिखा रहे हैं। तुम्हारे भाग्य में असफल रहना ही लिखा है। रविदत्त किसको कह रहा है? देवचंद को, कि तुम्हारे भाग्य में तो असफल रहना ही लिखा है। देवचंद कहता है, बाह्य सफलता ही सब कुछ नहीं, आंतरिक सफलता भी कोई चीज़ है। बाह्य शांति की अपेक्षा मैं आंतरिक शांति को अधिक महत्व देता हूँ। और फिर वह कि मुझे अंदर की शांति, मन की शांति मुझे सबसे प्रिय है और मैं आंतरिक शांति को ज़्यादा महत्व देता हूँ। और कमरे में तेज़ तेज़ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, इधर उधर बेचैन होकर घूम रहे हैं। रविदत्त कहता है, शीशे में देखकर टोपी से सिर को सजाता है, यानी टोपी पहनता है। ये कायरों का फ़लसफ़ा है। ये जो फ़लसफ़ा या जो विचार है, ऐसे विचार है वो कायरों के होते हैं, जो इस प्रकार से आए हुए माल को दे देते हैं। तो देवचंद पलट करके, फ़लसफ़ा छोड़ो, तुम ये बताओ कि रानी हार वापस दोगे या नहीं। फिर देवचंद थोड़ा गुस्से में है, तो ये बोल रहे हैं कि ये छोड़ो फ़लसफ़ा, ये कहानियाँ छोड़ो, घटनाएं छोड़ो, तुम ये बताओ कि रानी हार वापस दोगे कि नहीं दोगे। रवि केवल हंसता है। देखो 4 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं,
मैंने स्वयं इस बीच तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर अमानत तो अमानत है, अब जहाँ से लिया है वहीं उसे रख देना चाहिए। टोपी सिर पर सजाकर कवि रवि है केवल हंसता है दुख और शोभ के स्वर में। तो क्या तुम सचमुच रानी हार नहीं दोगे? क्या कहता है देवचंद कि क्या तुम सचमुच रानी हार नहीं दोगे? देखो, इतने दिनों से हम सब इस मकान में इकट्ठे रहते आ रहे हैं, किसी दूसरे को यह भी मालूम नहीं कि हम संबंधी नहीं केवल मित्र हैं। लोग तो हमें संबंधी समझते हैं, लेकिन हम दोनों क्या है? मित्र हैं। सब हमें भाई भाई समझते हैं। दुख में सुख में हमने एक दूसरे का साथ दिया है। इसी तरह का झगड़ा, किसी तरह की लड़ाई हमारे संबंध को नहीं तोड़ सकी। तो क्या तुम इस कमबख्त रानी हार को 10 वर्षों की मित्रता के बीच एक भयानक खाई बना दोगे? क्या इस रानी हार के बदले हम लड़ाई करनी पड़ेगी तुमसे? क्या हमारे रिश्ते इस प्रकार से संबंध खराब हो जाएंगे भरे हुए गले से? यानी इस प्रकार की बात वो बड़े भावावेश में आकर के कहते हैं। रवि क्या इस प्रकार से हमारे इस रानी हार के लिए तुम मित्रता तोड़ोगे? कमल प्रवेश करता है। इसी बीच जो लेखक है कमल, जिसके 20 रुपये जो है उसने दिए थे दयाचंद ने, कमल आता है। कमल, क्या बात है? किस बात पर बहस हो रही है? दृश्य दिखाया जा रहा है, वह कमल आ गया है। रवि दत्त कहता है, अरे है क्या इसके, ये डॉट क्लिक करना, इसमें रुकना है। अरे है क्या इसके? देवचंद चीख कर, रवि। कमल कहता है, मैं पूछता हूँ तुम दुकान पर कब जाओगे? मैं माँ जी को यहाँ बैठा आया हूँ और दूसरे रोगी भी तो बैठे हैं वहाँ पर। यानी वो कोई अपनी माँ को दिखाने के लिए गया होगा कहीं, तो बोले कि दुकान पर कब जाओगे? मैं माँ जी को वहाँ बैठा आया हूँ और दूसरे रोगी भी तो बैठे हैं वहाँ। रविदत्त कोने से छड़ी उठाकर चलता हुआ, एक कोने से छड़ी है वो लेता है रवि। और क्या हाल है उनका? घूम करके, देव तुम भी उठो, नहाओ, कपड़े पहनो, तुम्हारे स्कूल का भी तो वक्त हो गया है। रविदत्त कहता है कि अब तुम भी नहाओ, कपड़े पहनो, स्कूल का वक्त हो गया है। रवि कमल के साथ चला जाता है। देवचंद कुर्सी में धंस जाता है और मस्तक पर हाथ रखकर सोचने लगता है। प्रतिमा प्रवेश करती है। प्रतिमा कौन है? देवचंद की पत्नी। देवचंद की पत्नी है प्रतिभा। प्रतिमा है, क्षमा करना प्यारे बेटे, प्रतिभा नहीं है, प्रतिमा। प्रतिमा है देवचंद की पत्नी। तो वो क्या कहती है, देखिए, आप अभी तक बैठे हैं, स्कूल नहीं जाएंगे क्या? और मैं नाश्ता लाने में देर कर दूं तो आकाश सिर पर उठा लेते हैं, बहुत चीखते हो, चिल्लाते हो। अभी तक बैठे हो, स्कूल नहीं जाओगे क्या? देवचंद दूसरा हाथ भी मस्तक पर रख देता है और निमग्नता से सोचता है, बड़ा विचार करने लग, क्या करूं? प्रतिमा कहती है, चलिए नहाइए, धोइए, खाना खाइए, भाई को चाबियां भिजवाइए कि वह समय पर स्कूल खोले। देवचंद लंबी सांस भरकर विवस्था से पीछे को लेट जाता है और उसका सिर कुर्सी की पीठ पर और बाहें दोनों बेबसी से लटक जाती है। वह इस कुर्सी पर बैठा है आराम वाली। फिर कुछ क्षण के बाद में उठता है और उद्विग्नता से, बड़ी चिंता से सोचता है। प्रतिमा कहती है, आप इतने उदास और परेशान क्यों हो? देवचंद कहता है, मैं सोच रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमने इसका 23 जो पृष्ठ है वहाँ तक हमने इसको पढ़ा है। फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए जो है इस एकांकी को आप पुनः पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से इस नया पुराना जो एकांकी है लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी, इनके आगे की जो हमने अभी तक 23 पृष्ठ तक हमने पढ़ा है, उसके बाद के पृष्ठ है वो, इस एकांकी को आगे हम अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि एक साथ इतना जो है लंबा, काफ़ी वीडियो भी लंबा बन गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे, जो मैंने समझा है उसको ठीक से समझेंगे और इनको प्यारे विद्यार्थी, इस एकांकी का भाव आप समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से ही प्रश्नोत्तर में आपको सहायता मिलेगी। तब तक के लिए आप जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।